नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। सा को वाज पढ़ रहा है, यह किस विकार से ग्रसित है? राम सा को वाज पढ़ रहा है, यह किस विकार से ग्रसित है? डिसलेक्सिया है, डिसकैलकुलिया है, अफेजिया है, डिस्ग्राफिया है। ठीक है, पढ़ने वाला है, पढ़ने वाला में लक्स साबुन का प्रयोग होता है, तो लक्स से लेक्सिया बनता है, इसलिए यह डिसलेक्सिया में चला जाएगा। ठीक है, डिसलेक्सिया में चला जाएगा। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक किस में रुचि लेना प्रारंभ करता है? बताइए। 6 से 10 वर्ष का बालक किस अवस्था में होगा? सबसे पहले ये बताइए। 6 से 10 का वर्ष का बालक का कहलाएगा बाल्यावस्था। ठीक है, बाल्यावस्था कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग लेते हैं 1 से 5 या 1 से 6 का पढ़ा, तो ये हो गया आपका शैशवावस्था। फिर 6 से ऊपर 12 तक जाइए तो ये बाल्यावस्था है। तो 6 से 10 यानी ये बाल्यावस्था के अंदर का समय बता रहा है। तो 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक किस में रुचि लेना प्रारंभ करता है? धर्म में, मानव शरीर में, यौन संबंध में या विद्यालय में। ठीक है, तो 6 से 10 वर्ष की अवस्था में जो बालक है वो किस में रुचि लेना प्रारंभ करता है? तो वो सबसे ज़्यादा रुचि लेता है अपने विद्यालय में। कहाँ पर रुचि लेता है? विद्यालय में। तो 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक विद्यालय में रुचि लेना प्रारंभ करता है। ठीक है, निम्न में से कौन बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? निम्न में से कौन बुद्धिमान बच्चा का लक्षण नहीं है? आपको इसमें से पहचानना है कि बुद्धिमान बच्चा का लक्षण कौन नहीं है। याद रखिएगा, नहीं तो बुद्धिमान बच्चा वाला मत चुनने लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये नहीं वाला दिमाग में बहुत कम बात आता है। तो नहीं है, देखिएगा, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, यह बिल्कुल बुद्धिमान बच्चा का लक्षण है। बुद्धिमान बच्चा जो है रटता ही नहीं है। तो कौन बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? तो ये बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। ठीक है, चलिए दूसरा का देखते हैं, वो है कि नहीं। वह जो प्रवाह पूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने का क्षमता रखता हो, ये तो बुद्धिमान बच्चा है। अगर वो प्रवाह पूर्ण बोल रहा है, बिना देखे बोल रहा है और उचित तरीके से संप्रेषण कर रहा है, यह बुद्धिमान है। ठीक है, वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, ये तो बिल्कुल बुद्धिमान बच्चा है, क्योंकि वह सोचता है ज़्यादा। ठीक है, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर लेता है, ये भी बुद्धिमान बच्चा का लक्षण है। तो देखिए यहाँ पे D, C और B बुद्धिमान बच्चा का लक्षण दिखाया है, लेकिन यहाँ कौन नहीं है पूछा है, तो राइट आंसर ए होगा कि यह बुद्धिमान बच्चा का लक्षण नहीं है। ठीक है, छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? यदि छात्रों का आपको मूल्यांकन करना है तो किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए, आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, रचनात्मक मूल्यांकन का, सतत मूल्यांकन का, कोर्स के अंत पर मूल्यांकन का, प्रत्येक छमाही पर मूल्यांकन का। ठीक है, तो छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? तो सतत मूल्यांकन विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। कंटिन्यूअस जो है उसका जांच लेते रहना चाहिए। राइट आंसर बी होगा, सतत मूल्यांकन। ठीक है, एक शिक्षक को समाज में इज्जत कब मिलना चाहिए? एक शिक्षक को समाज में इज्जत कब मिलेगा? आपको देखिएगा, आप सभी शिक्षक बनने जा रहे हैं, कब मिलेगा इसको देख लीजिएगा। ठीक है, एक आदर्श जीवन जीता हो, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो, ये सभी। ठीक है, अगर एक शिक्षक में ये सब गुण है, एक आदर्श जीवन जीता हो, तो उसको भी इज्जत मिलता है। निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता है, उसको भी इज्जत मिलता है। प्रभावकारी तरीके से पढ़ाता है, उसको भी इज्जत मिलता है। यानी राइट आंसर डी होगा, एक ये सभी होगा ना, ये सभी हो जाएगा।
कोई बच्चा प्रभावकारी तरीके से हुनर कैसे सीख सकता है? अगर आप कोई हुनर सीखना चाह रहे हैं, ठीक है, कोई हुनर सीखना चाह रहे हैं, कोई कला सीखना चाह रहे हैं, तो बहुत ही प्रभावकारी तरीके से अगर आप कभी भी ना भुलाएं और बार बार वो काम को कर सकें, तो वह बच्चा कैसे सीखेगा तो वह प्रभावकारी बनेगा? अवलोकन करके, सुनकर, पढ़कर, खुद करके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे खुद करके एक ऐसा वर्ड्स है जिसमें बच्चा किसी चीज़ को प्रभावकारी तरीके से कर सकता है, न देख करके न करके। अगर हाथ से खुद कर करके वही सीखेगा तो वह बच्चा जो है प्रभावकारी तरीके से सीख सकता है। राइट आंसर डी होगा, खुद करके। क्लियर? बालक विकास का जीन पियाजे के सिद्धांत का आधार है। बालक विकास का जीन पियाजे के सिद्धांत का आधार है। बालक विकास का जीन पियाजे के सिद्धांत का आधार है। मनोविश्लेषण विकास, नैतिक विकास, मनोसामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, ठीक है। तो बालक विकास का जीन पियाजे सिद्धांत का आधार क्या है? ठीक है, तो जीन पियाजे ने किसका दिया था? तो जीन पियाजे साहब ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। कौन दिया है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है। और इसमें किसका दिया गया? तो 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है जीन पियाजे के द्वारा, जिसको अभी हमने शुरू में बताया था। पूर्व संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। तो ये संज्ञानात्मक विकास के पिता भी कहे जाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने आपको नोट कर दिया गया है कि मनोविश्लेषण सिद्धांत के प्रतिपादक सिगमंड फ्राइड थे, ठीक है। और नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? कोहलवर्ग ने दिया। और मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? एरिक्सन ने दिया। और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे साहब ने दिया, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास का पिता किससे कहा जाता है? संज्ञानात्मक विकास का पिता किसको कहा जाता है? स्टैनली हॉल को, प्रियर को, पियाजे को, वाटसन को, ठीक है। तो संज्ञानात्मक विकास का पिता जो है आपको जीन पियाजे साहब को किया जाता है, कहा जाता है, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास या विकासात्मक विकास का सिद्धांत जो है जीन पियाजे साहब के द्वारा दिया गया है, ठीक है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? कॉलसेनिक, पियाजे, स्किनर या हॉरलॉक, ठीक है। विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, यह जो है स्किनर महोदय के द्वारा दिया गया है। विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या है? ठीक है, विकास में भी वृद्धि हो रहा है। विकास है, विकास में वृद्धि होना मतलब ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ, कौशल। तो राइट आंसर डी होगा। आकार, सोच, समझ और कौशल में वृद्धि जो है वो विकास में वृद्धि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तनाव और क्रोध की अवस्था है। तनाव और क्रोध की अवस्था है। कौन सी अवस्था जो है तनाव और क्रोध की अवस्था है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था, ठीक है। तो तनाव और क्रोध की जो अवस्था होती है वो आपको यहाँ पर चला जाता है शैशवा अवस्था में, ठीक है। सॉरी, किशोरा अवस्था में। किस में जाएगा? ये किशोरा अवस्था में आपका चला जाएगा, क्योंकि इसमें तनाव और क्रोध की अवस्था होती है। शैशवा अवस्था में तो बालक क्या होता है, वो दूसरों पर निर्भर रहता है, इसमें किसी प्रकार का ये सब कोई गुण नहीं पाया जाता। तो राइट आंसर किशोरा अवस्था होता है। किशोरा अवस्था बड़े तनाव, संघर्ष और तूफान की अवस्था है, एस.सी. स्टैनली हॉल ने भी कहा है, ठीक है। राइट आंसर सी है। बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह बच्चा किस प्रकार का है? ठीक है, सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि, प्रतिभाशाली, ठीक है। इसका देखिए आपको हमने यहाँ पे क्या किया, इसका चार्ट दे दिया है और जो आया है वो भी बता दिया है। उसको चार्ट को जरूर देख लीजिएगा और यहाँ से थ्योरी पेपर उसका लेकर के जरूर पढ़ लीजिएगा आप सभी को, ठीक है। लगभग सबको मिला हुआ है, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएंगे, आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। देखिए अगर आप कम पढ़ करके जो ऑथेंटिक चीज़ पढ़ने वाली चीज़ है उतना पढ़ के अगर आप अंक उठाना चाहते हैं तो देखिए आपको यहाँ पर प्रश्न बहुत कम है, लगभग 1500 से 2000 प्रश्न आपको मिलेगा, ठीक है। इतना के अंदर से ही आपको सारा प्रश्न छपने वाला है, ठीक है। और यहाँ से आपका 60+ स्कोर आपको करने वाला है, तो 60% से ज़्यादा स्कोर आपका हो जाएगा। अब रही बात तो यहाँ पर 90 आप पार कर जाएंगे, इससे इसको देख लेते हैं। तो यहाँ से ज़रूर लेकर के जुड़ करके पढ़ करके ही आप जाइएगा आप सभी को, ठीक है। इसको छोड़ के जा रहे हैं यानी आपके साथ धोखा हो सकता है, 2-4 नंबर कम पड़ जाए, इसलिए उसको लेकर पढ़िएगा। बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह बच्चा किस प्रकार का? सामान्य, प्रखर, उत्कृष्ट या प्रतिभाशाली, ठीक है। प्रतिभाशाली कितना होता है बताइए? 140 से ऊपर वाला प्रतिभाशाली होता है, ठीक है। उसके बाद प्रतिभाशाली हो गया, फिर प्रखर बुद्धि 120 से ऊपर वाला, सामान्य बुद्धि 90 से 100 तक, 110 तक रहता है, 110 तक। तो 90 से 110 तक है बच्चा सामान्य है, क्या है? सामान्य बुद्धि का है।
बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू किया गया है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, 7 से 13, 9 से 11, 6 से 12। ठीक है, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया है। ठीक है, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है, उस बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी होगी? देखिए, इस प्रश्न को हमने आपके जैक का जो एग्ज़ाम हुआ था, आकलन एग्जाम हुआ था, उसमें हमने ये चीज़ें पढ़ाई थी और देखिए तो हूबहू प्रश्न आया था। ठीक है, तो आपको जैक का प्रश्न हूबहू आपको देखना है तो आपको यहीं सेशन से, इसी चैनल से जुड़ना पड़ेगा, अन्यथा आप बहुत जगह पर जा रहे होंगे तो वहाँ पर बहुत से आपको बहुत ऊंचे स्तर के भी दिए जा रहे हैं, नीचे स्तर के भी दिया जा रहा है, लेकिन सही चीज़ से आपको नहीं मिल रहा है, इसलिए आप वहाँ से लिए भी होंगे तो आप यहाँ से एक बार लेकर के पढ़ करके ही जाइएगा। ठीक है, बच्चे की मानसिक आयु 5 साल है। ठीक है, मानसिक आयु 5 साल है और वास्तविक आयु 4 साल है, तो बुद्धि लब्धि कितनी होगी? ठीक है, तो मानसिक आयु आपका कितना है? मानसिक आयु आपका है 5 वर्ष और वास्तविक आयु कितना है? वास्तविक आयु कितना है? 4 वर्ष। ठीक है, तो अब इसके बुद्धि लब्धि यानी IQ कितनी होगी? बुद्धि लब्धि, तो बुद्धि लब्धि का सूत्र आपको याद रखना होगा। बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है, अगर आप बुद्धि लब्धि नहीं देखें तो बुद्धि लब्धि का अलग से PDF आपको हमने बना दिया है, उसको लेकर के पढ़ लीजिएगा। मानसिक आयु बट्टे होता है वास्तविक आयु। ठीक है, क्या होता है? बट्टे होता है वास्तविक आयु और इंटू में होता है 100। ठीक है, मानसिक आयु बच्चा का कितना है बताइए? मानसिक आयु 5 वर्ष है, वास्तविक आयु कितना है? 4 वर्ष है और इंटू आप क्या कर देंगे? 100। ठीक है, 4 से 100 कितने बार में कटेगा? 25 बार में। 25 25 कितना हो गया? 125, यानी बुद्धि लब्धि 125 है। अब बच्चा जो है कैसा है? सामान्य बच्चा नहीं है, ये उत्कृष्ट बच्चा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हो गया। इस तरह से देखिए, आपको निकाल के बनाया हुआ भी है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, निम्न में कौन सा कथन सत्य है? निम्न में कौन सा कथन सत्य है? लड़के बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती है, बुद्धि का लिंग के साथ कोई संबंध नहीं है, सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। ठीक है, कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ राइट आंसर सी होगा कि बुद्धि का जो है लिंग के साथ कोई संबंध नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है आप लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रसित है, इसीलिए किसी को आप कमज़ोर और किसी को सहजोर मानते हैं। ये लैंगिक पूर्वाग्रह का ग्रसित होता है। एक बच्चा 2 + 2 = 5 कह रहा है। एक बच्चा 2 + 2 = 5 कह रहा है और 2 × 8 = 15 कह रहा है। यह किस विकार से संबंधित है? एलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया या अफेजिया? ठीक है, चलिए देखते हैं। 2 + 2 = 5 कह रहा है, ये कौन सा काम कर रहा है? कैलकुलेशन का काम कर रहा है, कैलकुलेट कर रहा है, गणित का काम कर रहा है। 2 × 8 = 15 कर रहा है, ये भी गणित का काम कर रहा है। ठीक है, तो गणित में क्या होता है बताइए? कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेशन। ठीक है, तो याद रखिएगा, कैलकुलेशन मतलब कैलकुलेटर से होता है, कैलकुलेटर से कैलकुलिया होता है। ठीक है, तो कैलकुलिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है? कैलकुलिया। तो अगर उसके पहले डिस लगाइएगा तो डिसकैल्कुलिया और ए लगाइए तो एल्कुलिया। ठीक है, तो यहाँ पर डिसकैल्कुलिया हो जाएगा। गणित से संबंधित कोई भी परेशानी हो रहा है तो गणित कैलकुलेशन का चीज़ है, इसलिए कैलकुलेशन मतलब कैलकुलिया याद रखिएगा, तो यह डिसकैल्कुलिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक बच्चा गणित से संबंधित प्रश्नों में त्रुटि कर रहा है। एक बच्चा गणित से संबंधित प्रश्नों में त्रुटि कर रहा है, यह किस विकार से संबंध है? डिसकैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, अफेजिया, डिस्फेजिया। ठीक है, एक बच्चा गणित से संबंधित प्रश्नों में त्रुटि कर रहा है। तो गणित वाला क्या होता है? गणित में क्या होता है बताइए? कैलकुलेशन होता है। कैलकुलेशन से याद रखिएगा कैलकुलिया, और कैलकुलिया पहले डिस लगाएगी तो डिसकैल्कुलिया, यानी गणित वाली जो त्रुटि आएगी वो डिसकैल्कुलिया में चली जाएगी। ठीक है, डिसकैल्कुलिया होगा इसका राइट आंसर। 10 वर्ष के बच्चा का मानसिक आयु 7 वर्ष के जैसा है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? 10 वर्ष के बच्चा का मानसिक आयु 7 वर्ष का है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? 60, 70, 80 या 90? ठीक है, मानसिक या बुद्धि लब्धि आपको चैप्टर भी दिया गया है, वहाँ पढ़ना भी है, इसका हमने आपको डिटेल्स बताया भी है, फिर से यहाँ पर बता रहे हैं। 10 वर्ष के बच्चा का वास्तविक आयु कितना है? 10 वर्ष है। कितना है? 10 वर्ष है वास्तविक आयु। और मानसिक आयु कितना है? मतलब उसका दिमाग कितना उम्र के जैसा काम कर रहा है? मानसिक आयु 7 वर्ष है, 7 वर्ष है। ठीक है, बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है आपको बताया गया था? बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है मानसिक आयु, ठीक है, बट्टे वास्तविक आयु इंटू 100 होता है। मानसिक आयु बच्चा का कितना है? 7 है, तो 7 लिख लिए। वास्तव में वह बच्चा कितने वर्ष का है? 10 वर्ष का है, 7/10
और इंटू कितना हो गया 100, 10 दहियम 100, 7 दहियम 70। राइट आंसर 70 होगा, उसका बुद्धि लब्धि 70 होगा, आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बना हुआ देख लीजिए आप। वास्तविक आयु हुआ बच्चा 10 साल का था और उसका दिमाग काम कर रहा 7 वर्ष के जैसा, तो बुद्धि लब्धि जिसको IQ हम लोग कहेंगे, मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु इंटू 100 होगा, 7/10 इंटू 100 70 हो जाएगा। और यह बच्चा जो है मूर्ख बच्चा है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न एक और है। 10 वर्ष के बच्चा का मानसिक आयु 10 वर्ष ही है, वह किस प्रकार का बच्चा है? प्रतिभाशाली है, सामान्य है, प्रखर है, तीव्र है। ठीक है, चलिए इसका देखिए, हमने आपको जो नोट्स बनाया है उसमें इसका पूरा डिटेल्स है। बहुत छोटा नोट्स है, बहुत कम नोट्स बना हुआ है इसका, आप उसको देख लीजिएगा। तो 10 वर्ष के बच्चा का मानसिक आयु 10 वर्ष के है, यह किस प्रकार का बच्चा है? ठीक है, तो 10 वर्ष का बच्चा यानी वास्तविक उम्र 10 वर्ष का है और मानसिक आयु उसका 10 वर्ष का है, किस प्रकार का है? तो सबसे पहले प्रकार बताने के लिए आपको IQ निकालना होगा। ठीक है, तो IQ यानी बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु इंटू 100। मानसिक आयु कितना हो गया 10, वास्तविक आयु कितना हो गया 10 और इंटू कितना हो गया 100। 10 दहियम कितना हो गया 100 हो गया, 10 दहियम 100 हो गया, यानी उस बच्चे का मानसिक आयु बुद्धि लब्धि कितना है 100 है। 100 है तो वह बच्चा किस प्रकार का है? सामान्य बच्चा है। आपको टेबल सब नोट्स बना हुआ है, आप वहाँ से लेकर के पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई है? बच्चों में जो बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं होती है उसकी पहचान किसके द्वारा किया गया? कोहलवर्ग, एरिस्टन, स्किनर या पियाजे। ठीक है, तो बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान जो है आपको पियाजे के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? पियाजे के द्वारा किया गया है। ठीक है, ये पियाजे के द्वारा किया गया है। इसको हम लोग देखे भी थे। पहला कौन था? संवेदीगामक अवस्था, फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्थाएं, फिर मूर्त संक्रियात्मक और अगला था अमूर्त संक्रियात्मक। 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष और 11 वर्ष से ऊपर। इसको जरूर याद कर लीजिएगा, यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में रहेंगे। ठीक है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है आपको बताना। ठीक है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत। ठीक है, तो विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है मतलब वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कभी समाप्त नहीं होगा मतलब क्या होगा? वह निरंतर चलेगा, इसलिए निरंतर चलेगा तो इसको हम लोग सिद्धांत को भी कहते हैं निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, निरंतरता का सिद्धांत होगा। क्लियर। चलिए अगला देखिए। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से कौन सी विशेषता होनी चाहिए? पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, विषयों के ज्ञान में दक्षता, अति मानक भाषा में पढ़ाने की दक्षता। ठीक है, यदि आप प्राथमिक स्तर के शिक्षक हैं तो आपको सबसे जो आप में एक विशेषता होनी चाहिए वह होनी चाहिए आपको धैर्य और दृढ़ता बनाए रखना होगा, क्योंकि जो प्राथमिक स्तर के बच्चे होते हैं वो बहुत अधिक शरारती करते हैं, उसमें आपको धैर्य और दृढ़ता बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक को। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सत्य है? बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सही है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। ठीक है, तो बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सत्य है? पहला तो ये बिल्कुल गलत है, सारे बच्चे एक जैसे हो ही नहीं सकते हैं, कथन गलत है। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, बिल्कुल सही है कि इसमें हर एक बच्चा में अलग अलग क्वालिटी लेकर के बच्चे आते हैं, नहीं प्रत्येक बच्चे अपने आप में विशिष्ट होते हैं, कुछ अलग अलग चीज़ करके हुए गुजर जाते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, ऐसा नहीं है सभी बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, यानी प्रत्येक बच्चा जितना भी है, एवरी चाइल्ड इज क्वालिफाइड। ठीक है, प्रत्येक बच्चा जो है अपने आप में विशिष्ट होता है। बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए, बच्चों का मूल्यांकन किस प्रकार से होना चाहिए? बोर्ड परीक्षा द्वारा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा, गृह परीक्षा द्वारा, लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा। ठीक है, तब बच्चों का मूल्यांकन किसके द्वारा होना चाहिए? तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के द्वारा होना चाहिए, CCE के द्वारा होना चाहिए। CCE आपको जेटेट न्यूज़ सिलेबस में CCE आपको टॉपिक बनाया गया है, इस टॉपिक का PDF बना हुआ है, तैयार है, आप वहाँ से खरीद करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या करना उचित होगा? श्यामपट्ट का प्रयोग करना,
चर्चा करना, कहानी कहना या प्रश्न पूछना। ठीक है, तो देखिए कक्षा में जब आप पढ़ा रहे होते हैं तो कुछ बच्चे शरारती कर रहे होते हैं, आपकी बातों को सुनते नहीं है। ठीक है, इस बीच में क्या करना चाहिए एक अच्छे शिक्षक को, तो जो पढ़ाए हैं उससे कहीं से पूछ लेना चाहिए। जब आप पूछेंगे तो वो बच्चा क्या होगा, शांत हो जाएगा और वो शांति से बैठ करके आपका क्लास करेगा कि बीच बीच में शिक्षक हमसे कुछ पूछ देते हैं, उसका जवाब हमको यहीं से देना रहता है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, बच्चा में रुचि बना हुआ रहेगा उस डर के कारण कि आपको पूछने के कारण। ठीक है, तो रुचि बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए, बीच बीच में जो भी पढ़ाए हैं उससे प्रश्न पूछ लेना चाहिए, जिससे वह रुचि के साथ पढ़ेगा कि प्रश्न पूछने पर पिटाई होगी हमारी। ठीक है, तो ये शब्द आपको प्रश्न पूछना सही आंसर है। बच्चों का चिल्लाना, रोना उसके किस प्रकार के विकास का प्रारंभिक चरण है? सामाजिक विकास का है, नैतिक विकास का है, भाषिक विकास का, शारीरिक विकास का। ठीक है, जो बच्चे होते हैं वो चिल्लाते हैं, रोते हैं, शुरू बार जैसे आपको शैशवावस्था में कह लें, वो 2 साल तक 3 साल तक ऐसा करते हैं चिल्लाना रोना, उससे किस चीज़ का विकास हो रहा है? सामाजिक विकास। ये तो बिल्कुल गलत है। जो बच्चा अभी शैशवावस्था में है उसमें उसको समाज के बारे में क्या पता है, कोई पता नहीं है, तो सामाजिक विकास इसमें होगा ही नहीं। ठीक है, नैतिक विकास, जो बच्चे छोटे हैं वो कुछ भी नहीं जानते हैं कि नैतिकता क्या होती है, क्या गलत है, क्या सही है, वो अबोध होते हैं और वो दूसरों पर आश्रित होते हैं, इसलिए नैतिक विकास भी गलत चला जाएगा। भाषिक विकास, देखिए ये बिल्कुल सही है। बच्चा चिल्लाते रोते हुए क्या करता है, तो वह अपनी भाषा का विकास कर रहा होता है। चिल्लाते चिल्लाते कभी माँ भी बोलता है, कभी मम्मी बोलता है, कभी पापा बोलते हैं, ये भाषिक विकास का क्रम होता है। ठीक है, जिस समय बच्चे चिल्लाते हैं, रोते हैं। ठीक है, तो भाषिक विकास इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बार प्रश्न आया, हो सके आपके एग्जाम में आ जाए। ठीक है, व्यक्तिक विभिन्नता को प्रभावित करता है। हर एक बच्चे, हर एक व्यक्ति एक दूसरे से कुछ न कुछ में अलग अलग है। यह भिन्नता उसके किस कारण से होता है? वंशानुगत कारक से, पर्यावरण संबंधी कारक से, ए और बी दोनों से, या कोई नहीं। ठीक है, तो जो बच्चे भिन्न होते हैं, जो व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न हो रहे हैं आजकल, अलग अलग हैं, उसका कारण क्या है? उनका कुछ वंशानुगत होता है, जो उनके माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, किसी से कुछ मिलता है। और दूसरा होता है पर्यावरण संबंधी कारक, जो उसके विकास को, या व्यक्तिक भिन्नता, सबकी रुचि अलग होती है। पर्यावरण संबंधी कारक यानी वह जहाँ रह रहा होता है उस पर निर्भर करता है कि वहाँ वो किस तरह से रह रहा था। यानी राइट आंसर इसका सी होगा, ए और बी दोनों इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 3, 4, 5 या 6। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी अवस्थाएं हैं? 4 अवस्थाएं बताई गई है संज्ञानात्मक विकास की। ठीक है, जिसमें पहली अवस्था कौन है? जिसमें पहली अवस्था है संवेदीकामक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष, सेंसरी मोटर स्टेज हम लोग कहेंगे। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष तक, जिसको प्री ऑपरेशनल स्टेज कहेंगे। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष होता है, उसको कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहेंगे। और चौथा है अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये चारों अवस्थाओं का डेट याद रखिएगा कि जन्म से 2 वर्ष तक संवेदीकामक अवस्था है और यह पहली अवस्था है। दूसरी अवस्था जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, 2 से 7 वर्ष होता है। तीसरी अवस्था जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है, वो 7 से 11 वर्ष होता है। और चौथी अवस्था जो होता है अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, तो 11 वर्ष से ऊपर होता है। इसको याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बार बार आ रहा है, अब और भी आपके एग्जाम में रहेगा। पियाजे की प्रथम अवस्था किस नाम से जानी जाती है? देखिए अभी हमने बताया था कि प्रथम अवस्था कौन है, दूसरी अवस्था कौन है, तीसरी अवस्था कौन है, उसका नाम याद रखिएगा। ठीक है, तो पियाजे की प्रथम अवस्था में कौन था? तो संवेदी गामक अवस्था था, सेंसरी मोटर स्टेज था। ठीक है, दूसरी अवस्था में कौन था? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था था। ठीक है, तीसरी अवस्था में कौन था? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चौथी में क्या था? औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो पहला में संवेदी गामक, दूसरा में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा में औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है। ठीक है, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? देखिए विद्यालय में विभिन्न प्रकार के विद्यार्थी होते हैं। ठीक है, और सभी विद्यार्थियों को खेलना क्यों उचित माना जाता है, इसका क्या महत्व है खेल का? ठीक है, यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा। अगर कोई शिक्षक होंगे तो ये भी सोचेंगे कि बच्चा को छोड़ देते हैं, मेरा काम इधर आसान होगा, बच्चा खेलते रहेगा। ठीक है, यह समय बिताने में सहायक होगा। ऐसे देखिएगा तो ये भी सही है कि समय बीत रहा है, हमको 9 से 3 जाना है, आराम से बच्चा को छोड़ दिए, मेरा समय निकल गया। ठीक है, ये भी सही ऑप्शन कोई को मार सकते हैं।
यह सहयोग, अनुशासन एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। लेकिन राइट आंसर आपका तो डी है। अगर आप बच्चा खेल रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, 10-11 बच्चे का टीम होता है तो उसमें सहयोग की भावना भी आ रही है, ठीक है, उसमें अनुशासन भी आ रहा है और उसमें शारीरिक संतुलन भी आ रहा है। इसलिए खेल बहुत ही जरूरी चीज़ होता है, ठीक है। खेल में सहयोग भी बच्चा सीखता है, अनुशासन भी सीखता है, शारीरिक संतुलन भी सीखता है, ठीक है, इसलिए यह जरूरी है। अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है, अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। मान लीजिए कि आपका बच्चा जो है विद्यालय में अभिप्रेरित है तो उस शिक्षण का संकेत क्या है, कैसे माना जाएगा कि बच्चा जो है अभिप्रेरित शिक्षण कर रहा है। कक्षा में अधिगम उपस्थिति, शिक्षक द्वारा किया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी, ठीक है। तो एक अभिप्रेरित शिक्षण में कक्षा में तो खामोशी होना ही नहीं चाहिए, कक्षा में क्या होना चाहिए, बातचीत का चर्चा चलते रहना चाहिए। कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, ये भी अभिप्रेरित शिक्षण का अर्थ नहीं है। उपस्थिति किसी भी स्तर से बढ़ सकता है। शिक्षक द्वारा किया गया उपचारात्मक कार्य, ये भी नहीं है। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, ठीक है, ये सबसे उचित इसका आंसर है अभिप्रेरित शिक्षण। अगर बच्चा अभिप्रेरित रहेगा पढ़ाई के प्रति तो वह क्या कहेगा, जब भी आप पढ़ा रहे होंगे, जब भी आप किसी चीज़ को पढ़ा रहे होंगे तो वह बीच बीच में आपसे प्रश्न पूछेगा। इसका मतलब है कि वो पढ़ाई के प्रति अभिप्रेरित है। तो अभिप्रेरित शिक्षण का अर्थ है कि यहाँ पे विद्यार्थियों द्वारा बीच बीच में प्रश्न पूछा जाना, तो वह अभिप्रेरित बच्चा का अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाएगा, ठीक है, यानी राइट आंसर सी है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसका जाता है, पियाजे का, पॉलर का, कोहलर का, यह का, ठीक है। तो ये पियाजे का सिद्धांत है, बच्चों अपनी समझ का सृजन स्वयं करते हैं, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए यहाँ पर एजुकेशन साइकोलॉजी की दृष्टि से आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें सत्य है, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, पहला यहाँ पर कथन है कि बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। दूसरा, विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है। बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें सिखाया जाता है, ठीक है। तो एक फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर एजुकेशन साइकोलॉजी की दृष्टि से कि बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, ठीक है। एक बच्चा को आप कोई भी चीज़ धरा दीजिएगा तो वह उसके आधार पर कुछ न कुछ सीखते सीखते वो अपना ज्ञान उसमें सृजित करता है, ये बिल्कुल राइट आंसर है। विद्यालय आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है, ये तो बिल्कुल गलत है। विद्यालय आने से पहले बच्चों में पूर्व ज्ञान होता है, ठीक है। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, ऐसा नहीं है। सीखने में सभी को कष्ट होता है, सिर्फ बच्चों को नहीं होता है। तो अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, ये गलत है। अधिगम प्रक्रिया में बच्चे क्या करते हैं, खुशी खुशी माहौल में सीख रहे होते हैं, ठीक है। बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है, ऐसा नहीं है। कुछ बच्चे जो है उससे अलग भी सीखते हैं। तो राइट आंसर इसका ए है, राइट आंसर इसका ए है कि बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं, किसी का सिखाया हुआ नहीं रहता है, ठीक है। चलिए अगला है, शैशवावस्था की अवधि होती है। शैशवावस्था की अवधि होती है, विभिन्न अवस्था की अवधि को जुड़े याद कर लीजिएगा। और इसका PDF और वीडियो भी जो जुड़े हुए हैं उनको दे दिया गया है, उस सभी को आप लोग देख लिए होंगे। आपसे प्रश्न बहुत अच्छा तरह से बन रहा है, ठीक है। आप सभी का यहाँ पर कमेंट भी देख रहे हैं कि आप सभी का बहुत अच्छा बन रहा है, ठीक है। तो ये याद करके जाइएगा। तो हम लोग यहाँ पर पहला पढ़ा था कि शैशवावस्था है 0 से 6 या 1 से 5 कहीं कहीं मिलेगा, ठीक है। फिर शैशवावस्था के बाद क्या है आपका, बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था 6 से 12, ठीक है। फिर है किशोरावस्था 12 से 18 और फिर है प्रौढ़ावस्था 18 से ऊपर, ठीक है। तो शैशवावस्था की अवधि कितनी होती है, 6 से 12 वर्ष, ये तो बाल्यावस्था को हो गया। जन्म से 5 वर्ष, ये आपको शैशवावस्था में चला जाएगा 6 के अंदर। 12 से 18 वर्ष, ये आपको किशोरावस्था में चला जाएगा, कोई नहीं, ठीक है। चलिए तो हो गया जन्म से 5 वर्ष। दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, बताना है आपको। दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, 18, 20, 25 या कोई नहीं। जब बच्चा में शुरू बार दूध के दांत होते हैं वो कितने होते हैं, तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा भी गया है, हो सके आपके एग्जाम में आ जाए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं, जो शिक्षण का दृष्टि माना गया है पढ़ाई की दृष्टि से, उसमें बाल विकास की कितनी अवस्थाएं, 1, 2, 3 या कोई नहीं, ठीक है। तो बाल विकास का शिक्षण की दृष्टि से 3 अवस्था को बताया गया है। एक होता है शैशवावस्था, दूसरा बाल्यावस्था और तीसरा किशोरावस्था, जो शिक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर इसका 3 हो जाएगा, ठीक है। बाल्यावस्था का समय होता है, बाल्यावस्था का समय होता है, अभी भी आपको बताया गया था। शैशवावस्था जन्म से 5-6 वर्ष तक याद रखिएगा।
बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक याद रखिएगा, और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक याद रखिएगा, और वृद्धावस्था 18 वर्ष से ऊपर वाले को कहा गया है। ठीक है, तो बाल्यावस्था का समय होता है 6 से 12 वर्ष तक, राइट आंसर इसका बी हो गया। ठीक है, बालक की जिज्ञासा को क्या किया जाना चाहिए, बताइए। यहाँ पर प्रश्न पूछा था कि बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए, उसका दमन कर देना चाहिए, उसको शांत कर देना चाहिए, उसको उत्तेजित कर देना चाहिए, उसको सक्रिय कर देना चाहिए। ठीक है, तो बालक की जिज्ञासा जब भी हो तो उसकी जिज्ञासा को क्या करना चाहिए, हम लोगों को शांत करना चाहिए, दमन नहीं करना चाहिए, दबाना नहीं चाहिए, वो और विस्फोट हो सकता है। ज़्यादा उत्तेजित नहीं करना चाहिए, वो भी विस्फोटक है, और सक्रिय भी विस्फोटक, यानी जिज्ञासा को उसको उसका सही उत्तर दे करके शांत करना चाहिए, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए राइट आंसर बी इसका हो जाएगा।